नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर स्पाइन का नस दब जाता है तो उसे क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसे एक मरीज़ जो है कैसे समझ सकता है और ये आगे समस्या ना बढ़े इसके लिए कैसे हम लोग डॉक्टर से दिखा सकते हैं और कैसे उभर सकते हैं। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मौजूद है स्पाइन सर्जन डॉक्टर सौरभ चौधरी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, बहुत बार जो होता है लोग शिकायत करते हैं और आम भी समस्या है कि जो स्पाइन का नस है वो दब गया है, तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा विस्तार से बता दें। जी, तो कमर का दर्द और कमर से लेके पैर तक जाने वाला दर्द, ये दो चीज़ें हैं। बेसिकली बात यह है कि रीढ़ के अंदर से ही नसें निकलती हैं जो पैरों में भी जाती हैं। आमतौर की भाषा में लोग उसको शैटिका बोलते हैं। शैटिका एक मेडिकल टर्म हुआ और ऐसे आमतौर में भी लोग बात समझते हैं कि शैटिका क्या होता है। कमर से लेके पैर तक अगर झंझनाहट है, दर्द है, भारीपन है, चलने में दिक्कत है और वो पोजीशन के साथ कई बार चेंज होता है, जैसे कि लेटे हैं तो थोड़ा बहुत आराम है, खड़े हैं तो तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, उसको हम लोग क्लॉडिकेशन बोलते हैं। ये होता इसीलिए है क्योंकि रीढ़ में जो दो हड्डियों के बीच में गैप होता है उसमें डिस्क होता है। चूँकि रीढ़ लचीला होता है तो डिस्क जो पार्ट है वो रीढ़ का वो मूव करता है, उसकी वजह से हम अपना रीढ़ को झुका सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन विथ एज जहाँ पे भी ज़्यादा मूवमेंट है वो डिस्क डिजेनरेट करता है। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे कोई बहुत एक्टिव पर्सन है और उसने अचानक से कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, झुक के कुछ काम कर लिया और उसके बाद उसको कमर में दर्द हुआ, उस सिचुएशन में मोस्टली उसको एलएस लंबा स्ट्रेन होता है जिसमें कि लिगामेंट्स और मसल्स में चोट लगती है जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर साथ में डिस्क में डैमेज हुआ और डिस्क का कोई टुकड़ा पीछे कैनाल में निकल आया जहाँ से नसें पास हो रही हैं, तो नस के ऊपर वो डिस्क का टुकड़ा जो है वो दबाव करता है और वो दबाव की वजह से जिस नस को दबा रहा है उस नस के डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द होता है। जैसे कि अगर वो पैर की नस है, बायां साइड की नस है, पंजे के नीचे वाली नस है, S1 जिसको बोलेंगे, तो S1 में आपको मतलब कमर से लेके पैर तक, जांघ के पीछे से होते हुए, पैर के पीछे से होते हुए पंजे तक झंझनाहट या तेज़ दर्द। अगर सडनली बहुत बड़ा फ्रैगमेंट हुआ है तो ऐसा लगेगा कि वो चल ही नहीं पाएंगे, वो किसी पोजीशन में उनको आराम ही नहीं मिलेगा, ना वो लेट पाएंगे, ना वो बैठ पाएंगे, ना वो खड़े रह पाएंगे, किसी पोजीशन में उनको आराम नहीं मिलता है। और यही चीज़ अगर लंबे समय तक रहता है तो ऐसा हो जाता है कि बैठते हैं तो ठीक रहता है और खड़े रहते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से उनको रुकना पड़ता है या बैठना ही पड़ता है, तभी आराम मिलता है। तो उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, उनको डिसेबिलिटी महसूस होने लगती है। तो ये दो कारण से डिस्क का वजह से नस का प्रॉब्लम होता है। और ये एक तरह से बैक पेन देखिएगा तो ऑर्थोपेडिक्स में देखा जाए या जनरल पेशेंट में भी सबसे कॉमन सिम्टम अगर कुछ है तो वो पेन है, कमर का दर्द या घुटने का दर्द। कमर का दर्द का मोस्टली लंबा स्पॉन्डिलोसिस जिसको बोला जाता है वो डिस्क का डिजेनरेशन से होता है, और शैटिका जो हो गया या डिस्क प्रोलैप्स जिसको बोला जाता है वो है डिस्क के पीछे खिसक जाने से नस का दबना, जिसमें कमर के दर्द के अलावा पैर में भी दर्द होने लगता है। तो ये दो सिचुएशंस हैं। दोनों में ही ट्रीटमेंट जो है वो इनिशियली कंजर्वेटिव है। जनरली हम लोग दवाई से, रेस्ट से देखते हैं, जिससे कि ज़्यादातर मेजॉरिटी पेशेंट्स को आराम मिल जाता है और वो लास्टिंग आराम रहता है, कई बार दोबारा तकलीफ़ नहीं आती है। स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो उसको रेगुलर व्यायाम करना है, उसको झुकने उठने से थोड़ा बचना है। लेकिन अगर डिस्क प्रोलैप्स है और नस दब रही है तो उस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि कितना दबाव है, और ये सब देखने के लिए हमें MRI करना होता है। MRI में दिखता है कि नस कितनी दबी हुई है, डिस्क का फ्रैगमेंट कितना बड़ा है, क्या लोकेशन है, ये कन्फर्मेशन भी हो जाता है। और कभी कभी डिस्क का साइज़ अगर बहुत बड़ा है या पैरों में कमज़ोरी आ गई है या चलने में रियली वाकई में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो रहा है तो फिर उसको सर्जरी का रास्ता लेना पड़ता है। अब अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है ये सब में क्या है कि पहले इसका ओपन सर्जरी होता था, जो बड़ा चीरा लगता था, मरीज़ को काफ़ी दिन रेस्ट में रहना पड़ता था। इनफैक्ट अभी भी जो धारणा है ज़्यादातर लोगों के मन में कि हम रीढ़ का सर्जरी कराएंगे तो हम दोबारा खड़े होंगे कि नहीं, चलेंगे कि नहीं, पेशेंट भी यही सोचता है, उसके अटेंडेंट भी यही सोचते हैं। अभी जो सर्जरीज़ होती हैं सब माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब बहुत छोटा चीरा से हम लोग डायरेक्टली अंदर दो हड्डी के बीच के गैप में जा सकते हैं, वहाँ से डिस्क का फ्रैगमेंट को सेफली निकाल सकते हैं। पेशेंट का जो सर्जिकल इंसिजन है, समझिए कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है या उससे भी कम अगर एंडोस्कोपिक हो रहा है, और इस इंसिजन में उसको कोई ख़ास पेन नहीं होता है। सर्जरी के दिन वो शाम तक 4 से 6 घंटे के बाद उठ के खड़ा हो सकता है, वॉशरूम खुद से जा सकता है। नेक्स्ट डे उसको छुट्टी भी अक्सर हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट में अगर एक्यूट डिस्क है, नेक्स्ट डे वो घर जा सकता है और उस दिन भी वो बाथरूम जा सकता है खुद से। तो इतना एडवांसमेंट है।
और रिकवरी बहुत फास्ट होता है। जनरली विद इन 5 to 7 डेज़ अगर अनइवेंटफुल रहा है तो वो ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, अपना सारा काम धंधा एज़ यूजुअल पहले के जैसा गाड़ी ड्राइव कर सकता है, सब कुछ। तो अब उतना डेबिलिटेटिंग या इस तरह का प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए बहुत मरीज टेंशन ले, छुट्टी लेके हमको काम कराना पड़ेगा, सब परेशान होते थे, वैसा कुछ नहीं है। अब बहुत सेफ सर्जरी है बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो चुका है, माइक्रोस्कोपिकली हो जाता है और बहुत अच्छा रिकवरी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, इतने सारे फ़ायदे बताए और ये भी बताया कि बहुत जल्दी जो है एक मरीज़ ऑफिस जा सकता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पहले काम किया करता था वो वापस कर सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बुज़ुर्गों में भी ये समस्या देखने को मिल जाती है और बुज़ुर्ग हैं, अगर ये सब समस्या हुई है, सर्जरी हुई है, फिर भी वो डरे रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं। बिल्कुल बात सही है कि बुज़ुर्गों में भी ये प्रॉब्लम आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यही चीज़ लंबे समय तक खिंच जाता है तो फिर वो क्लॉडिकेशन का रूप ले लेता है, मतलब कि मरीज़ को रेस्ट पे कोई दर्द नहीं है लेकिन खड़ा होने या खास पोजीशन में दर्द होता है और ये एक तरह से कांस्टेंट रहता है या धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। पहले मरीज़ को आधा किलोमीटर चल पाता था, उसके बाद रुकना पड़ता था, अब धीरे धीरे वो 50-100 मीटर में रुकने लगता है और फिर धीरे धीरे उसका ये हो जाता है कि वो एक कमरे से वॉशरूम जा रहा है, उसी में थक जा रहा है, उसी में बैठ जाना पड़ता है। कई बार दूसरा मिस्टेक ये हो जाता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अब तो ओल्ड एज हो गया, इनको चलना ही कितना है, या ये समझ नहीं पाते हैं अगर यही चीज़ अगर मान लीजिए गर्दन में हो रहा है तो सर्वाइकल माइलोपैथी एक नाम का एक कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है कि उसको पैरों में ऐसे झंझनाहट या दर्द नहीं होगा, बस उसका वॉकिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उसको चलने में लगेगा कि हमको बैलेंस नहीं मिल रहा है, उसको लगेगा कि पेशाब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, पेशाब छूट जाती है या बार बार मुझे जाना पड़ता है, जाते जाते हो जाता है। ये एक अलग समस्या है और कई बार लोग इसको भी एज रिलेटेड समझ के और बोलते हैं कि अब तो उम्र हो गया या प्रोस्टेट बढ़ गया होगा या इस तरह की बात। तो कई बार मरीज 2-3 साल तक वो घूमता रहता है, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। तो ओल्ड एज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मरीज को रेस्ट जितना कम से कम मिल सके। हम नहीं चाहते हैं कि मरीज को कोई ऐसा सर्जरी हो या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट चले जिसमें कि रेस्ट इन्वॉल्व है। रेस्ट हम लोग देते ही नहीं है। मैक्सिमम अगर किसी को बहुत सीवियर पेन है तो 2 से 3 दिन का रेस्ट और उसके बाद चलना फिरना है, थेरेपी करना है। ओल्ड एज में ये ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, जितना रेस्ट होगा उतना वीकनेस होगा, उतना फॉल का चांसेस बढ़ेगा, फ्रैक्चर्स होंगी। तो कारण कुछ भी हो, मरीज जितना डेबिलिटेटेड हो जाएगा, वो स्लिप करेंगे, उनका फ्रैक्चर हो जाएगा, वो फिर उसके बाद उसके लिए अलग से सर्जरी होगी। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि उनको डिस्क का प्रॉब्लम है, इसी टेक्निक से हम बहुत सेफली छोटे इंसिजन से यही सेम सर्जरी कर सकते हैं और रिकवरी उनका भी यंग एज वाले पेशेंट के जैसा ही होगा। मतलब कि वो भी नेक्स्ट डे चलना फिरना शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो घर भी जा सकते हैं या 2-3 दिन हम लोग रख के जैसा भी ड्रेसिंग वगैरह देख के मोस्टली घर भेज देते हैं। मोस्टली उनको सेम डे इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग से वॉकर के सहारे या अगर एकदम अच्छा उनका मसल स्ट्रेंथ सब कुछ अच्छा है तो फिर बिना सहारे के भी चला देते हैं। उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है अगर पहले दिन वो चल लेता है और ये कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हमारा ट्रीटमेंट से और दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो चल के खुद देख लिए कि मैं सर्जरी हो गया मेरा स्पाइन का, अब मैं चल पा रहा हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये इतना उनका मोरल अप कर देता है जितना कि सबसे अच्छा सेटिस्फाइंग हम लोग को ये लगता है कि नेक्स्ट डे आप आइए पेशेंट को देखने के लिए और पेशेंट चल रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, यही हमारा उद्देश्य है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जो जानकारी साझा की है कि अगर स्पाइन का नस दब जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समझिए कि 95% को तो सर्जरी का भी सोचना नहीं है। आप आइए, दिखाइए, दवा लीजिए, आप प्रॉपर एडवाइस लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, थेरेपी होता है, इस सब से 95% ठीक हो जाता है। और जिनका भी सर्जरी भी होना है उसमें भी डरने का कोई बात नहीं, जितना डिले करेंगे उतना आपको तकलीफ बढ़ेगी। तो आप डॉक्टर सौरभ चौधरी को सुने थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर स्पाइन का नस दब जाए तो क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसे कैसे जल्दी से एक मरीज़ उभर सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।